नमस्कार। आज हम एक बेहद दिलचस्प जापानी अवधारणा की गहराई में उतर रहे हैं, इकिगाई। हाँ, इकिगाई। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है मेरे ख्याल से। ये तो एक पूरा दर्शन है जो एक लंबी, खुशहाल और सबसे जरूरी मतलब एक उद्देश्यपूर्ण जिंदगी से जुड़ा है। बिल्कुल। तो आज जो हम बात कर रहे हैं उसका आधार है हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालेस की किताब है इकिगाई, जापानीज सीक्रेट्स टू अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। हमने इसी से मतलब मुख्य बातें ली हैं। जी। तो आज हमारा मिशन क्या है, देखिए, हमें यह समझना है कि ये जापानी रहस्य है क्या असल में, और ये जानना है कि आखिर ओकिनावा के लोग जो दुनिया में सबसे लंबी और स्वस्थ जिंदगी जीते हैं, ऐसा कहा जाता है। हाँ, बिल्कुल ब्लू जोन्स में आते हैं वो। हाँ, ब्लू जोन्स। हाँ। तो वो ऐसा कैसे कर पाते हैं? उनकी इतनी लंबी उम्र का सीक्रेट क्या है आखिर, जिसे वो इकिगाई कहते हैं? तो चलिए इस किताब के जरिए थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसा आपने कहा, ये जगह दुनिया भर में मशहूर है अपनी, क्या कहते हैं, लंबी उम्र वाले लोगों के लिए। मतलब वहाँ लोग 100 साल से ज्यादा जीते हैं आमतौर पर। कमाल है। हाँ, और अगर शब्द को देखें, इकिगाई ये 2 शब्दों से बना है। इकी जिसका मतलब है जीवन, और गाय मतलब मूल्य या वजह। अच्छा, इकी और गाय। हाँ, तो मोटे तौर पे कह सकते हैं कि इसका मतलब हुआ जीवन का वो कारण जिसके लिए हर सुबह बिस्तर से उठने का मन करे। उठने का मन करे। हाँ, ये वो चीज है जो जिंदगी को सिर्फ काटने वाली चीज नहीं बनाती, बल्कि जीने लायक बनाती है। सही बात है। और देखिए, आज की दुनिया में जहाँ इतनी भागदौड़ है, लोग अक्सर थोड़ा खोया हुआ महसूस करते हैं या शायद संतुष्ट नहीं होते। हाँ, होता है ऐसा। तो ऐसे में इकिगाई की अहमियत शायद पहले से कहीं ज्यादा है। ये सिर्फ एक अच्छा लगने वाला आइडिया नहीं है। जैसा कि लेखक बताते हैं, ये हमारी रोज की जिंदगी, हमारे चुनाव, हमारी खुशी और यहाँ तक कि हमारी उम्र पर भी असर डाल सकता है। ये हमें याद दिलाता है कि जीवन में एक क्यों का होना कितना जरूरी है। हाँ। और किताब का जो सेंट्रल आइडिया है वो यही है कि हर किसी का अपना एक इकिगाई होता है, भले ही हमें पता हो या ना हो। हाँ, छुपा हुआ हो सकता है। हाँ, और लेखकों ने इसे खोजने का एक बड़ा प्रैक्टिकल सा तरीका बताया है। उन्होंने 4 क्या कहते हैं सर्कल्स या क्षेत्रों की बात की है जहां ये सब चीजें मिलती हैं आकर। जी, वो 4 व्रत। हाँ, वो 4 व्रत। पहला है वो जिसे आप दिल से पसंद करते हैं, मतलब जिसमें मजा आता है, आपका पैशन। हाँ, पैशन। दूसरा वो जिसमें आप नेचुरली अच्छे हैं, आपका टैलेंट, स्किल। तीसरा वो जिसके लिए आपको पैसे मिल सकते हैं, मतलब आपकी कमाई का जरिया। ठीक। अच्छा। और चौथा वो जिसकी दुनिया को, आपके आसपास के लोगों को, समाज को जरूरत है। अच्छा। तो किताब कहती है कि असली सेटिस्फैक्शन, वो मकसद तब मिलता है जब ये चारों चीजें मिलती हैं, जहां इनका इंटरसेक्शन होता है, जहां ये ओवरलैप करते हैं। बिल्कुल वही है वो स्वीट स्पॉट जिसे इकिगाई कहते हैं। और जब कोई इंसान इसको खोज लेता है या इसके करीब पहुंच जाता है तो जिंदगी ज्यादा मीनिंगफुल, शांत और उद्देश्यपूर्ण लगती है। ये सिर्फ जुनून या करियर की बात नहीं रह जाती फिर। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये चारों का बैलेंस जरूरी है। ये वाकई सोचने वाली बात है। आपने ये बैलेंस शब्द इस्तेमाल किया और यही सबसे जरूरी है। यहाँ दिलचस्प बात पता है क्या है? बताइए। किताब सिर्फ ये 4 सर्कल्स गिनाती नहीं है, बल्कि उनके बीच जो एक खिंचाव होता है और उन्हें बैलेंस करने की जो चुनौती है उस पर भी जोर देती है। अच्छा। असल में ज्यादातर लोगों के लिए ये चारों चीजें आसानी से नहीं मिलती। हो सकता है आपको जो पसंद है उसमें आप बहुत अच्छे ना हो। हाँ, ये तो होता है। या जिसमें आप अच्छे हैं उससे शायद कमाई ना हो रही हो, या जिसकी दुनिया को जरूरत है वो आपको शायद उतना पसंद ना हो। ये मुश्किलें तो आती हैं। तो लेखक इसी संतुलन को पाने की कोशिश को ही इकिगाई की खोज कहते हैं। उनका एनालिसिस ये दिखाता है कि सिर्फ 1 या 2 सर्कल्स पर फोकस करना वो लंबे समय में अधूरापन ला सकता है। हाँ, जैसे सिर्फ पैसा कमाना। बिल्कुल। उससे शायद सिक्योरिटी तो मिल जाए, पर वो खुशी नहीं मिलती अगर मन नहीं लगता उसमें। मतलब पहला और दूसरा सर्कल, पसंद और स्किल, गायब है तो बोरियत होगी, खालीपन लगेगा। हाँ, और इसी तरह सिर्फ अपने पैशन के पीछे भागना, अगर वो दुनिया की जरूरत से नहीं जुड़ता या उससे कमाई नहीं होती, तो वो भी थोड़ा अस्थिर हो सकता है। सही बात है। तो लेखकों के मुताबिक इकिगाई इन चारों का एक डायनामिक मिक्स है। ये कोई फिक्स चीज नहीं है, बल्कि एक दिशा है, एक सफर है। और यही गहरा उद्देश्य उनकी रिसर्च के हिसाब से ओकिनावा के लोगों की इतनी लंबी उम्र और उनकी जिंदगी में जो शांति और खुशी दिखती है उसका एक बड़ा कारण है।
अच्छा ये क्या करें से ज्यादा क्यों करें वाली फीलिंग से जुड़ा है। जी। जब जिंदगी में ये क्यों साफ हो जाता है ना, तो रोज की मुश्किलें झेलना, आगे बढ़ते रहना वो थोड़ा आसान हो जाता है। हाँ, ये बात तो है। और ये चीज ओकिनावा के लोगों की लाइफस्टाइल में और भी साफ दिखती है, जैसा किताब में बताया गया है। जी। लेखकों ने वहां काफी वक्त बिताया, 100 साल या उससे ज्यादा उम्र के कई बुजुर्गों से मिले और उनकी आदतों में कुछ बड़ी हैरान करने वाली कॉमन चीजें पाई। अच्छा, क्या थी वो? ऐसा नहीं कि वो कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर रहे थे, बल्कि उनकी रोज की जिंदगी में कुछ खास बातें थी। जैसे उनकी सुबह अक्सर धीमी होती है। अच्छा। शायद थोड़ी देर धूप में बैठना या गार्डन में कुछ काम करना या दोस्तों के साथ चाय पीते हुए बातें करना, मतलब रिलैक्स्ड। भाग दौड़ नहीं। बिल्कुल। और खाने को लेकर उनका एक फॉर्मूला है, हारा हाचीबू। सुना है आपने? हाँ, सुना है। इसका मतलब है पेट 80% भरना, है ना? हाँ बिल्कुल वही। कभी भी ठूंस कर नहीं खाना, हमेशा थोड़ी गुंजाइश रखना। ये उनकी सदियों पुरानी सीख है। ये दिलचस्प है। आजकल के हिसाब से तो बहुत अलग है। हाँ, और एक और बात उन्होंने नोट की कि वहां के बुजुर्ग कभी रिटायर होकर खाली नहीं बैठते। अच्छा। हाँ, वो हमेशा किसी न किसी काम में या आर्ट में, बागवानी में या कोई कम्युनिटी एक्टिविटी में लगे रहते हैं, मतलब एक्टिव रहते हैं। मसरूफ रहते हैं। और उनका सोशल नेटवर्क बहुत मजबूत होता है। उनके मुआई होते हैं। मुआई, ये क्या होता है? मुआई मतलब बचपन के दोस्तों के ग्रुप्स होते हैं जो जिंदगी भर एक दूसरे का साथ देते हैं, फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी चीज है। हाँ, और शायद सबसे जरूरी बात, उनकी जिंदगी में बेकार का स्ट्रेस और कंपटीशन कम दिखता है। वो चीजों को थोड़ा सहजता से लेते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में जीते हैं। अगर इन आदतों को थोड़ा और एनालाइज करें और बड़ी पिक्चर से जोड़ें, हाँ, जरूर, तो ये साफ है कि ये सिर्फ कुछ अच्छी आदतें नहीं हैं। ये तो एक पूरे होलिस्टिक वेलबींग को दिखाती हैं। मतलब शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक सारे पहलू इसमें शामिल हैं। अच्छा। जैसे सुबह की धीमी शुरुआत और नेचर से जुड़ाव, ये मेंटल पीस देता है। हारा हाचीबू सिर्फ कम खाना नहीं है, ये तो अपने शरीर को सुनना और सेल्फ कंट्रोल की प्रैक्टिस है। हाँ, सही कहा। किताब बताती है कि कैलोरी थोड़ा कम रखने से बॉडी पर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है, जो एजिंग प्रोसेस को धीमा कर सकता है। ये बड़ा नेचुरल और सस्टेनेबल तरीका है हेल्दी रहने का। साइंटिफिक भी है मतलब। हाँ, कुछ हद तक। और लगातार एक्टिव रहना, चाहे वो बागवानी हो, कोई क्राफ्ट हो या बच्चों को कहानियां सुनाना, ये दिमाग को शार्प रखता है और सबसे जरूरी, ये उन्हें रोज सुबह उठने का एक कारण देता है, उनका इकिगाई। हाँ बिल्कुल। उन्हें लगता है कि वो अभी भी यूजफुल है, कम्युनिटी का हिस्सा है। ये बहुत जरूरी है। और मोए यानी सोशल कनेक्शन, ये अकेलापन कम करता है। आजकल अकेलापन तो एक बड़ी प्रॉब्लम बनता जा रहा है। हाँ, ये तो है। और उसका सीधा असर मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे पड़ता है। ओकिनावा में लोगों को पता है कि मुश्किल वक्त में उनके पास कोई है। हाँ, एक सपोर्ट सिस्टम है। बिल्कुल। और जहां तक स्ट्रेस की बात है, ऐसा नहीं कि उनके लाइफ में स्ट्रेस नहीं होता होगा, लेकिन किताब इशारा करती है कि उनका रवैया अलग होता है। वो आपसी सहयोग पर, चीजों को एक्सेप्ट करने पर ज्यादा ध्यान देते हैं, बजाय बेकार की कंपटीशन और चिंता के। ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो लंबी, सेहतमंद और खुशहाल जिंदगी के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल। और यही बातें इस किताब को सिर्फ ओकिनावा की कहानी नहीं रहने देती, ये हम सब के लिए रिलेवेंट हो जाती हैं। हाँ। इससे हमें अपनी जिंदगी के लिए भी कई प्रैक्टिकल लेसन्स मिलते हैं। एक जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो है ये सलाह, हमेशा व्यस्त रहो लेकिन कभी जल्दबाजी में मत रहो। ये बहुत गहरा है। हाँ, मतलब एक्टिव रहो, यूजफुल बने रहो, पर वो स्ट्रेस और प्रेशर के बिना जो हमारी सारी एनर्जी छीन लेता है। ये एक तरह से वो फ्लो वाली स्टेट में रहने जैसा है, जहां आप काम में इतने डूब जाएं कि वक्त का पता ही ना चले। हाँ बिल्कुल। इसके अलावा और भी जरूरी बातें, जैसे रिटायरमेंट के ट्रेडिशनल आइडिया को चैलेंज करना। किताब बताती है कि ओकिनावा में रिटायरमेंट जैसा कोई शब्द ही नहीं है। सच में? हाँ, लोग तब तक काम करते रहते हैं जब तक शरीर साथ देता है, और उसके बाद भी अपने पैशन या हॉबीज में लगे रहते हैं। ये इस बात पे जोर देता है कि उम्र बढ़ने का मतलब रुक जाना नहीं है, बल्कि अपने मकसद को नए तरीकों से जीना है। ये तो सोच बदलने वाली बात है। बिल्कुल। और दोस्ती, हल्का फुल्का रेगुलर व्यायाम जैसे वॉक करना या गार्डनिंग, और मन की शांति, शायद मेडिटेशन या नेचर में टाइम बिताकर, ये तीनों पिलर्स हैं। ये सिर्फ उम्र नहीं बढ़ाते बल्कि लाइफ की क्वालिटी भी सुधारते हैं। पर शायद सबसे बेसिक और पावरफुल आइडिया ये है कि हर दिन का कोई छोटा सा ही सही पर एक मकसद जरूर होना चाहिए। रोज का एक मकसद। हाँ,
जरूरी नहीं कि वो दुनिया बदलने वाला कोई बड़ा लक्ष्य हो, बस सुबह उठने का एक सॉलिड कारण, चाहे वो अपने गार्डन के पौधों की देखभाल करने क्यों ना हो। इन सीखों के मायने काफी गहरे हैं, खासकर हमारी आजकल की लाइफस्टाइल के लिए। हाँ, यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है कि हम इन प्रिंसिपल्स को अपनी तेज रफ्तार, अक्सर स्ट्रेस से भरी और काफी हद तक इंडिविजुअलिस्टिक जिंदगी में कैसे अपना सकते हैं। क्या ये ओकिनावा के शांत कम्युनिटी वाले माहौल के बाहर भी मुमकिन है? ये बड़ा सवाल है। व्यस्त रहो पर जल्दबाजी में नहीं, ये बैलेंस की बात है। किताब शायद ये सुझाव देती है कि मल्टीटास्किंग से बचें, एक वक्त में एक काम पर ध्यान दें, काम के बीच में छोटे छोटे ब्रेक लें। माइंडफुलनेस जैसा। हाँ बिल्कुल, ऐसी एक्टिविटीज चुनें जिनमें प्रोसेस में मजा आए, सिर्फ रिजल्ट का प्रेशर ना हो। सही। रिटायरमेंट को एक एंड नहीं बल्कि एक नई शुरुआत की तरह देखना, ये माइंडसेट में एक बड़ा बदलाव है। इसका मतलब हो सकता है कि आप वो भाषा सीखें जो हमेशा से सीखना चाहते थे, या कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। हाँ बिल्कुल, या वॉलंटियरिंग करें। ये अपने इकिगाई के उन हिस्सों को खोजने का वक्त हो सकता है जिनके लिए पहले टाइम नहीं था। सही बात है। और हर दिन का एक छोटा मकसद, ये सीधा इकिगाई की डेफिनेशन से जुड़ता है, सुबह उठने का कारण। हाँ वही। किताब इस बात पर जोर देती है कि ये मकसद बहुत बड़ा होना जरूरी नहीं है। ये उतना सिंपल हो सकता है जितना किसी अपने के लिए खाना बनाना, कोई अच्छी किताब पढ़ना या बस थोड़ी देर टहलना। ये छोटी छोटी चीजें ही हैं जो दिन को मीनिंग देती हैं और मिलकर जिंदगी में सैटिस्फैक्शन और खुशी लाती हैं। ये हमें याद दिलाता है कि मकसद सिर्फ बड़े गोल्स में नहीं, रोज के पलों में भी मिल सकता है। आपने बहुत अच्छे से समझाया। तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत का निचोड़ यही निकलता है कि एक लंबी, भरपूर और खुशहाल जिंदगी का राज शायद सिर्फ सही खाने या एक्सरसाइज में ही नहीं है। नहीं, उससे कहीं गहरा है। हाँ, उससे कहीं ज्यादा गहरे लेवल पर है। ये उस एहसास में है जिसे जापानी इकिगाई कहते हैं, मतलब अपने होने का कारण खोजना, उसे पहचानना और फिर उसे अपनी रोज की जिंदगी में जीना। हाँ, किताब के बारे में जैसा कहा गया है और हमारी बातचीत से भी यही लग रहा है कि ये वाकई सीधी, सरल भाषा में लिखी गई है, पर गहराई से इंस्पायर करती है। हाँ है तो। जो भी अपनी जिंदगी में थोड़ा ठहराव, थोड़ा बैलेंस और एक गहरे मकसद की तलाश में है, उसके लिए ये वाकई मददगार हो सकती है। तो इसका निचोड़ क्या है? शायद यही कि जवाब कहीं बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही है, बस उसे खोजने और तराशने की जरूरत है। बिल्कुल, उद्देश्य की इस ताकत को कम नहीं समझना चाहिए। अपना इकिगाई खोजना एक बहुत ही पर्सनल और लगातार चलने वाला सफर है। हाँ, ये कोई एक दिन का काम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उन 4 बेसिक सवालों के जवाब ढूंढने की एक लगातार कोशिश है जिनका हमने जिक्र किया था। आप क्या पसंद करते हैं? आप किस में अच्छे हैं? दुनिया को किसकी जरूरत है? और आपको किसके लिए पैसे मिल सकते हैं या आप क्या दे सकते हैं? वो 4 सवाल। हाँ, और जैसा कि किताब भी कहती है, जरूरी नहीं कि ये जवाब एक रात में मिल जाएं। इसमें वक्त लगता है, खुद को समझने की कोशिश लगती है, नई चीजें ट्राई करने का हौसला चाहिए और सब्र रखना पड़ता है। सही। कभी कभी हमें लगता है कि हमने अपना इकिगाई पा लिया है और फिर जिंदगी बदलती है तो वो भी बदल सकता है। पर जब ये चारों सर्कल्स, पसंद, महारत, जरूरत और आजीविका, योगदान, एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, उनमें एक तालमेल बनने लगता है, तो जिंदगी में एक अजीब सी क्लैरिटी, एनर्जी और गहरी संतुष्टि महसूस होती है। और इसी ख्याल के साथ हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे जिस पर वो थोड़ा सोचें। जरूर। उन 4 क्षेत्रों की खोज जो पसंद है, जिसमें महारत है, जिससे कमाई हो सकती है या योगदान दिया जा सकता है और जिसकी दुनिया को जरूरत है, इस पूरी प्रोसेस में जाकर कोई इंसान अपनी संतुष्ट और उद्देश्यपूर्ण जिंदगी की क्षमता के बारे में कौन सी अनपेक्षित या नई बातें जान सकता है? ये गहरा सवाल है। या आप इसे और सरल रूप में देखें तो आज ऐसा कौन सा एक छोटा मामूली सा बदलाव या कदम उठाया जा सकता है जिससे अपने होने के कारण के साथ थोड़ा और जुड़ाव महसूस हो सके? इस पर जरूर सोचेगा।